ओके जी, तो आई होप कि हमारे जितने भी व्यक्ति हैं ऑडिट रिपोर्ट वाले वो क्लास में आ चुके हैं, तो हम जरा रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। चलें जी, ओके। हमने कल की क्लास में एक पैराग्राफ सीखा था जिसका नाम था रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर सबसे पहले कहा गया था आपको कि आप एक काम करेंगे, आप ये बताएंगे कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के बने थे और जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ड्रॉन अप विद कंफर्मिटी कंपनीज एक्ट और एग्रीइंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या नहीं है। तीसरी चीज, इन्वेस्टमेंट मेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड और जो भी गारंटी दी है वो कंपनी के बिजनेस के पर्पस के लिए दी है, किसी और मकसद के लिए होनी नहीं चाहिए। और एक आखिरी चीज कि ज़कात अगर डिडक्ट होनी थी तो हो गई और ज़कात एंड उशूर ऑर्डिनेंस के हिसाब से सेंट्रल ज़कात फंड में जमा हो गई हो। तो ये उसकी कुछ बातें थी, पर अगेन क्या ये रिपोर्टिंग शेयर होल्डर को है या रेगुलेटर को है? सर ये रेगुलेटर को है। अच्छा, शरीफ शाह कह रहे हैं कि सर गारंटी का बता दें। भाई मैंने अपनी सब्सिडरी के बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक को गारंटी दे दी कि भाई आप इसको लोन दे दे, मैं बैठा हुआ हूं, क्या ये बिजनेस गारंटी है? यस। अपने किसी बंदे के पर्सनल मफाद के नहीं है, दिस इज अ गारंटी। वो कह रहा है कि भाईजान गारंटी जो है वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए, किसी पर्सनल मफाद में होनी नहीं चाहिए। सिंपल गारंटी का मतलब ये। चलें आगे सुनिएगा। अब हम आ गए एक और पैराग्राफ पे जिसका नाम है अदर मैटर पैराग्राफ। अच्छा, अब एक एक करके यहां पे लिखते हैं हम। मैंने कहा सर अगर मैं पहले की बात करूं जानी, तो अर्लियर आपने मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू MURTGC, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पहला दिया था। आप मुझे बताएं क्या इस पैराग्राफ को देने के लिए, क्या इस पैराग्राफ को देने के लिए, क्या इस पैराग्राफ को देने के लिए क्या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है? ये रिक्वायर्ड है सर। हमने कहा ये तो रिक्वायर्ड है। चलें, ये हो गया। कैम के लिए नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, फिर हमने कहा EOM के लिए। अच्छा, एक मसला, कैम EOM दोनों हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। अच्छा भाई, अब प्लीज सुनिएगा, मटीरियल अनसर्टेनिटी हो गया, की ऑडिट मैटर हो गया और एम्फेसिस ऑफ मैटर हो गया। अच्छा, इसमें मटीरियल अनसर्टेनिटी में डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, कैम में डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है और EOM में डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब जरा यहां पे एक समरी, जब मैं EOM की बात करता हूं तो ये तब दूंगा जब ऑल टुगेदर आप ये कहें कि मैटर फंडामेंटल है, यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ FS के लिए। ये है और ये तो गोइंग कंसर्न का मामला, कंसर्न नहीं बल्कि उसकी अनसर्टेनिटी से रिलेटेड। अच्छा, अब ऑडिटर ये कह रहा है कि भाई इसके अलावा अगर मुझे कुछ बताना हो जो मुझे लगता हो कि शेयर होल्डर के लिए फंडामेंटल नहीं है, नहीं गलत बात, फंडामेंटल रेलेवेंट है। वापस से हमने बोला एम्फेसिस ऑफ मैटर तब दूंगा जब मामला FS से रिलेट करे, हाँ या नहीं? ओके। की ऑडिट मैटर तब दूंगा जब करंट ईयर के ऑडिट में कोई मामला मोस्ट सिग्निफिकेंट हो। मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ मैंने तब दे दिया जब गोइंग कंसर्न की अनसर्टेनिटी हो, गोइंग कंसर्न की अनसर्टेनिटी हो। तो मैंने कहा भाई ये सारी बातें तो फिक्स हो गई
अच्छा कोई रेगुलेटर ने पूछा वो अलग बता दिया, अदर इंफॉर्मेशन के पंगे वो अलग बता दिए, ओपिनियन भी अलग जा रहा है। मैंने कहा इसके अलावा अगर मुझे कुछ लगता है कि कुछ रेलेवेंट है जो यूजर को पता होना चाहिए, जो फाइनेंशियल से रिलेटेड ना हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ना हो, तो मैंने कहा अब एक एक करके सुनते हैं। यानी पहले तो वो यूजर के लिए जानी होना चाहिए रेलेवेंट, सही है, कोई भी मैटर हो वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट हो, बट नॉट डिस्क्लोज इन, अगर डिस्क्लोज इन एफएस होता तो भाई यूएम में चले जाते हैं, ऐसा ही है, नॉट डिस्क्लोज इन बट मैटर यूजर के लिए रेलेवेंट है फॉर ऑडिट को समझने के लिए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए, या ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए। अभी इसकी एग्जांपल देता हूं। मैं कह रहा हूं अगर मैं शेयर होल्डर को यह बताना चाहता हूं कि ऑडिट को और एलैबोरेट करना चाहता हूं, अपनी जिम्मेदारी से और आगाह करना चाहता हूं, जबकि ऑडिटर की जिम्मेदारियों का सेक्शन अलग है, वो कह रहा है अगर फिर भी कुछ और अपनी जिम्मेदारी से रिलेटेड बताना चाहते हो जो तुम्हें लगता है उसको पता होना चाहिए, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज, तो बता देना। या ऑडिट रिपोर्ट के रिलेटेड कुछ बताना चाहते हो, ऑडिट रिपोर्ट के रिलेटेड मजीद वो चीज जो ऊपर कहीं कवर नहीं हुई है, तो उसके लिए बोला अदर मैटर। अदर मैटर कंडीशनल है, अगर तो तुम्हारा दिल हुआ तो, वरना ये नहीं आएगा। तो हमने यहां पे लिख देना है कि सर ये पैरा भी क्या है जानी, कंडीशनल है, ये पैरा भी कंडीशनल है, ये आ गया हिसाब किताब, ये भी कंडीशनल है। चलें आगे सुनेंगे। मैंने कहा सर एक हिसाब किताब, कल मैंने तुम्हें एक केस कराया था फ्रेमवर्क का, सही है, दो तरीकों से हमने इसको बांटा था, कल बहुत टाइम लगा तो मैंने कहा आगे ये काम आएगा। ब्रॉडर टर्म में बात करेंगे और स्पेशल पर्पस। अच्छा यार अभी अगर आपने अपना फजूल में दिमाग चलाया तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया होगा, तो फोकस होकर देखना है। अच्छा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क जब मैं बना रहा हूं तो वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए, उसको पता है एफएस इसी पे बनते हैं, तो कोई मुझे एम्फेसाइज डालने की कोई नीड नहीं है। ये नहीं बोलूंगा देखो ये एफएस जनरल पर्पस बने, वो पता है बोलेगा मुझे पता है कि जनरल पर्पस पे बने हुए हैं, ये तो चेक हो गया। अच्छा जब मैं स्पेशल पर्पस पे एफएस बनाता हूं तो ये चीज एफएस में डिस्क्लोज होती है कि ये किस पे बने हुए हैं, तो इस पे मैं देता हूं एम्फेसिस ऑफ मैटर, पर एम्फेसिस ऑफ मैटर इस चीज पे दे रहा हूं कि ये एफएस स्पेशल पर्पस पे बने हुए हैं। अच्छा अब मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या मैंने इसके ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट दी होगी जनरल पर्पस पे, ये दिए लोकल अवाम को, ऐसा है जानी, ओके, ये भी रिपोर्ट दी है, किसको दी है, पेरेंट को दी थी, याद करें कल वाली एग्जांपल, पेरेंट को दी थी। अच्छा आप सुनिएगा, हुआ ये कि अब मैं चाहता हूं कि कोई बंदा रिपोर्ट को देखे और ये ना समझे कि ये वो नॉर्मल रिपोर्ट है, बात समझिएगा, कोई बंदा ये रिपोर्ट उठाए, कौन सी वाली, स्पेशल पर्पस वाली, इसको देखे और ये ना तसव्वुर करे कि ये रिपोर्ट नॉर्मल एफएस पे दी गई है। तो टेक्निकली मैं तुमसे ये बात पूछता हूं समझने के लिए, ये तो मैंने एम्फेसिस ऑफ मैटर में बता दिया कि ये फाइनेंशियल्स बने हुए हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे, वो तो मैंने जो बताया वो इसलिए बताया कि यूजर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजमी है कि ये नॉर्मल एफएस बने हुए स्पेशल मकसद पे, ताकि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा क्या हम कह सकते हैं मैंने ईओएम इसलिए डाला क्योंकि दैट मैटर
was fundamental for user understanding of the financial statements. यहां पे रुकना है. That matter was fundamental for the user understanding of the, कि यूजर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो मैटर क्या था, कि ये एफएस इस स्पेशल चीज पे बनाए गए हैं जो कि नॉर्मल नहीं है. अब मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई साइड में डिस्क्लोजर के साथ. अब मैं कह रहा हूं मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताना चाह रहा हूं कि ये ऑडिट रिपोर्ट जो हम दे रहे हैं ये नॉर्मल एफएस पे नहीं है. अच्छा, अब जरा इसको रीड करते हैं. मैटर जो यूजर के लिए रेलेवेंट हो फॉर ऑडिट, ऑडिटर की जिम्मेदारी या ऑडिट. मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताना चाह रहा हूं कि ये ऑडिट रिपोर्ट कौन से एफएस पे दी गई है. मैं देखो फिर अगेन मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा, दोनों में फर्क है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग के किस पे बने गए यूएम में बता चुका हूं. अब मैं डालूंगा अदर मैटर पैराग्राफ जिसमें बताऊंगा कि मैंने एक और रिपोर्ट इशू की है जो कि जनरल पर्पस पे की है और जिसकी डेट ये है. उसको इससे मिक्स नहीं करना, वो अलग है, इससे रिलेटेड नहीं है. इससे अब फॉर एग्जाम्पल कल को ये रिपोर्ट उस पर चिपक जाए, ये रिपोर्ट इस पे चिपक जाए तो गलत हो जाएगा. तो कहने का मतलब यह है आप अपनी जिम्मेदारी से आगाह कर रहे हो. अदर मैटर प्रिकॉशनरी मेजर, अदर मैटर में बता दो कि मैंने एक दूसरी रिपोर्ट इशू की है जिसकी डेट ये है, जिसपे ओपिनियन ये है, वो अलग है, ये अलग है. पर ये कहां बताऊंगा. अच्छा, तो मैं यहां पे एक अदर मैटर का पैरा खोलूंगा और मैं वहां पे लिखूंगा वी हैव इशूड अनदर रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, जिसकी रिपोर्ट डेट ये है. वो रिपोर्ट अगर तुम्हें यहां पे दिखे चिपकी हुई तो यकीन नहीं करना, वो अलग है. और ये अच्छा अगेन क्या मैं यहां पे प्लीज मुझे बताओ, क्या मैं अदर मैटर के अंदर ये बता रहा हूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस पे बने हुए हैं. हम ये बता रहे हैं कि मैंने एक और ऑडिट रिपोर्ट दी है, जो रिपोर्ट जिस पे दी है वो किस पे बनाए गए, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क पे बनाए गए. तो मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और ऑडिट रिपोर्ट को क्लियर किया है कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. तो वो क्या रहा है, सुनिएगा, वो कह ही रहा है अदर मैटर पैराग्राफ तब आएगा जब ऑडिटर की जजमेंट में एक मैटर यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट हो. पर रेलेवेंट फॉर व्हाट, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये मैटर जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये किसके लिए रेलेवेंट है, ऑडिट रिपोर्ट इटसेल्फ, यस, ऑडिटर की जिम्मेदारी, यस, और तीसरा ऑडिट रिपोर्ट. तीनों चीजें बता रहा हूं. पर क्या मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि ये स्पेशल पर्पस पर नहीं, या ईओएम में बता चुका एम्फेसिस अलग है, ये अलग है. देखो दोनों में बड़ा फर्क है. वो कहता है एम्फेसिस ऑफ मैटर तब आएगा जब कोई मैटर एफएस में डिस्क्लोज होगा और वो यूजर की एफएस की अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं, अगर मैं यूजर को ये ना बताऊं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस स्पेशल फ्रेमवर्क पे बनाए गए हैं, तो क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी. एफएस की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल चेक लग गया, हमने बोला दे दो उसको यूएम, ये पहला चेक हो गया. अब मैं कह रहा हूं कि मैंने जब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे बनाया यूएम तो दे दिया. अब मैं बात कर रहा हूं अदर मैटर पैराग्राफ की. अदर मैटर पैरा ऐसा पैरा है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में, ऑडिटर की जजमेंट में, यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट है. पर किस चीज की अंडरस्टैंडिंग, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर की जिम्मेदारी. तो मैंने कहा यार मैं उसको बताता हूं ना कि मैंने एक और रिपोर्ट इशू की है, जो रिपोर्ट मैंने उन फाइनेंशियल्स पे की है जो कि बनाए गए थे जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के ऊपर. जब वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क पे बनाए गए थे उस पर मैंने ओपिनियन ये दिया है. ये एक और बात बताऊं तो तुम लोगों को और क्लैरिटी आएगी. ऐसा हो सकता है कि मैंने वो जो रिपोर्ट दी हो जनरल पर्पस पे उसमें ओपिनियन सही दिया हो, यानी उसमें कोई मॉडिफिकेशन
हो सकता है कि इस फ्रेमवर्क पे जो एफएस बनाए हुए हैं इसमें कोई गलती हो, तो यहां पे हाँ फ्रेमवर्क चेंज हो गया, तो हो सकता है इस फ्रेमवर्क के ऊपर मैंने ओपिनियन मॉडिफाइड दिया हो। तो अगर ये मॉडिफाइड रिपोर्ट उस पर चिपक जाए तो लोगों को लगेगा कि ओपिनियन, तो पर वो जाते जाते अदर मैटर पे नजर पड़ गई उसकी, या मैंने एक और रिपोर्ट दी है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क पे, तो वो जाके आगाही करके अच्छा हाँ यार ये तो अलग है। तो पहले बताओ कहानी समझ आती है? यानी ये अलग, देखो ऐसा भी हो सकता है मैंने उस पर भी अनमॉडिफाइड दिया हो, फॉर द फैक्ट कि दोनों का फ्रेमवर्क अलग है, तब भी तो आगाही होनी चाहिए ना। और अगर मैं कह रहा हूं दोनों के ओपिनियन अलग है, इसका ओपिनियन अलग है उसका ओपिनियन, तब तो ये और लाजमी है देना कि आप ये क्लियर करें कि मैंने बीइंग एन ऑडिटर एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दिया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए थे यूजिंग जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, और जिसकी रिपोर्ट डेट ये थी, क्योंकि वहां तक की वो कहानी है, यहां तक की ये कहानी है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, एक एक करके सवाल आप कुछ पूछ रहे थे जानी, हो गया क्लियर? अच्छा, सो सानिया कह रही है सो इन ईओएम कंक्लूजन, so in EOM we mentioning that FS is made on a different framework, and in this para we say that our audit report is two parts, one is relevant to journal and one नहीं गलत, हमारी रिपोर्ट दो पार्ट्स में नहीं है, दो अलग अलग रिपोर्ट है, वो अलग है, सिर्फ आगाही है। अच्छा पहली बार कंक्लूजन गलत किया है, चलो सर ये मैटर टू डिस्क्लोज है ना स्पेशल पर्पस वाला, नहीं गलत, देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर ये मैटर तो डिस्क्लोज है स्पेशल पर्पस वाला, वो तो एम्फेसाइज करा दिया ना। मैं क्या यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि स्पेशल पर्पस पे बनाए गए, या मैं ये बता रहा हूँ मैंने एक और रिपोर्ट दी है, एक और रिपोर्ट दी है जो रिपोर्ट दी गई है उन एफएस के ऊपर जो बनाए गए जनरल पर्पस पे। अच्छा बच्चा पता है कंफ्यूजन कहाँ लेके आता है, यहाँ पे मैं तुमसे वो भी पूछता हूँ, सुनना। बच्चा कहता है सर ये वाला अदर मैटर किस रिपोर्ट में डालूं, पहले ओ चसी पहली वाली में क्या डालेगा? अच्छा ये सुनो, यही वाली बात थी, मैं आ रहा था इस पे, सुनो ये कह रहा सर, अब देखो ये वापस से आया सर जनरल पर्पस वाली रिपोर्ट में भी आएगा। तुम एक तसव्वुर करते हैं एक चीज, जनरल पर्पस वाली रिपोर्ट तुम बना रहे हो, तुमने उसमें अदर मैटर डाल दिया, अच्छा तुम उसमें अदर मैटर क्या डाल रहे हो, मैं एक और रिपोर्ट इशू करूंगा जो स्पेशल पर्पस की होगी और जिसकी रिपोर्ट डेट ये हो सकती है। अभी लिख सकता हूं ये बात, उसमें लिखूंगा जो लेटर वाली रिपोर्ट होगी, लेटर रिपोर्ट में, बस ये करो, लेटर रिपोर्ट मतलब जो बाद में दी गई, जो भी हो भाई, लॉजिकल बात है यार, लॉजिकल बात है, जो लेटर रिपोर्ट में आएगी ना भाई, फॉर एग्जांपल मैंने पहले स्पेशल पर्पस ऑडिट खत्म कर लिया, तो स्पेशल पर्पस ऑडिट में ईओएम दूंगा, ईओएम दूंगा नहीं दूंगा? देंगे, ये तो हाईलाइट करोगे, ये मैटर इज फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल, ईओएम दे दूंगा। अच्छा अब मैं आ गया जनरल पर्पस पे। अच्छा जनरल पर्पस तो होता ही वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए, आपको वहां एम्फसाइज कराने के लिए कोई, क्योंकि सबको पता है वाइडली एक्सेप्टेड है, ओके। क्या अदर मैटर आएगा? क्यों? क्योंकि हम एक और रिपोर्ट इशू कर चुके हैं जो एक अलग फ्रेमवर्क के ऊपर है जिसकी डेट ये है, अब बताऊंगा। तो पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो एग्जामिनर माइट ऑब्वियसली आपको वो घुमा सकता है यहाँ पे, और वो ये आपको बोलेगा कि बताओ किस रिपोर्ट में अदर मैटर डालूं, उसमें अदर मैटर आएगा, बिल्कुल। क्योंकि देखो ना, आप तो ये बताओगे ना कि मैंने एक और रिपोर्ट इशू की है इस डेट पे, तो वो डेट भी तो होगी ना कि वो साइन हो चुकी है, उसका बताना है। एक रिपोर्ट एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, क्या उसका रेफरेंस दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। अच्छा अब एक सवाल आप लोग बताएंगे जवाब, अगर स्पेशल पर्पस वाली एफएस किसी और ऑडिटर ने देखी है तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? नहीं है बात समझ भाई, उसका ऑडिट किसी और ने किया है, मैं नहीं, मुझे पता है वो क्या कह रहा है, ये तू ही तो नहीं है, ये इधर प्लीज सुनो, नहीं तो आप तो अपनी जिम्मेदारियों से बरीउज़्ज़मा है ना। हाँ चलो तुम्हारी बात रखने के लिए, अगर फिर भी तुम्हें रेलेवेंट ऑडिटर की जजमेंट है ना, स्टिल यू थिंक इट इज रेलेवेंट, यू कैन ऑल्सो गिव इट, कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम्हारा मार्क्स भी नहीं कटेंगे, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ ये,
क्लियरली कह रहा हूं तुम्हें। देखो उसने सवाल क्या पूछा, सवाल ये पूछा सर दूसरा ऑडिटर है जिसने जनरल पर्पस का ऑडिट किया है, आप कर रहे हैं स्पेशल पर्पस का ऑडिट, सही है? स्टिल यू थिंक दैट दिस विल क्रिएट अ कंफ्यूजन? यू कैन इंक्लूड इट बिकॉज यू आर एक्सप्लेनिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट इटसेल्फ। तो आप ये बता रहे हो कि यार सही है, मेरी जजमेंट में ये मैटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या रेलेवेंट है, किस चीज के लिए? ऑडिट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट। तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये यूजुअली होता नहीं है। रीजन बीइंग मैं आपको बताता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रखा जाता है ना, तो वो जनरल पर्पस पे भी दे रहा होता है, पर इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मना नहीं है, आप अदर मैटर दे सकते हैं क्योंकि वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए। क्लियर है? पक्की बात है? चलें, ओके। तो ये बात हो गई। सर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में ईओएम और अदर मैटर दोनों आएंगे, जनरल पर्पस में नहीं। अब देखो ये तो रटा लगा दो, नहीं सिचुएशन, अभी जो हमने सिचुएशन बनाई, चलो फॉर एग्जांपल तुम मुझे बताओ जल्दी से, अभी कंक्लूड कर लेते हैं ना इसको। हमने ये कहा कि तुम एक जनरल पर्पस का ऑडिट कर रहे हो, स्पेशल पर्पस का ऑडिट कोई और फर्म कर चुकी है, सही है? स्पेशल पर्पस का ऑडिट कोई और, अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं, वो जो भी फर्म है उसने स्पेशल पर्पस के ऑडिट में ईओएम डाला होगा? यस और नो? यस डाला होगा। अच्छा अब दूसरा सवाल, अदर मैटर डाला होगा? क्यों? बनी नहीं है, एक ही रिपोर्ट। चले अब हम दे रहे हैं जनरल पर्पस। अच्छा जनरल पर्पस पे मैं एम्फेसाइज डालूंगा? क्यों? क्योंकि वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए सबको पता है, कुछ एम्फेसाइज कराने की नीड, नथिंग यूनिक। अच्छा अदर मैटर डाल सकता हूं? yes. आप बोलोगे एक और रिपोर्ट है जो किसी और फर्म ने इशू की है, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, किसी और फर्म ने इशू की है जिसकी डेट ये अलग है, इसको उससे मिक्स नहीं करना। तो आप इफ यू थिंक लाइक इट्स योर जजमेंट कि आप कहते हैं कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट है, तो आप बिल्कुल बताएंगे। क्लियर है भाई जी? अभी आगे आते हैं ना, अभी तो बहुत सारे केसेस हैं, अभी तो शुरुआत है जी। सर मतलब अदर मैटर जो है, अगर स्पेशल रिपोर्ट जो है नहीं दी गई है ऑडिटर की जानिब से, तो अदर मैटर में भी वो नहीं बताएगी, कुछ भी नहीं करेंगे? नहीं, अगर एक चीज हुई नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा? मतलब वो कह रहे हैं कि भाई अगर अदर मैटर में तब आऊंगा जब स्पेशल रिपोर्ट दी गई हो और उसके बाद हम आए हुए हों, तो मैं बताऊंगा ना, क्लैरिफाई करने के लिए कि एक और रिपोर्ट भी इशू हुई है, इसको इससे मिक्स नहीं करना। ये जनरल पर्पस पे, वो स्पेशल पर्पस पे, सिर्फ क्लैरिटी के लिए, अपनी जिम्मेदारियों की आगाही के लिए। हालांकि आप अपनी जिम्मेदारियां ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन में ऑलरेडी, पर ये उससे एडिशनल है। अगर तो चाहो तो बता दो, पर प्रैक्टिस ये है कि बताना होता है जी। साथ बनी हो मतलब दोनों हाथों से साइन करेगा? हाँ मतलब वो कह रहा है कि तो साथ ही बनी हो उसी वक्त के ऊपर। हाँ तो फिर आप फिर डेट वही डालेंगे ना कि एक दूसरी रिपोर्ट है, सही है ना? तो जो पहले साइन हो गई उसमें नहीं डालना, जो बाद में साइन हो रही है उसमें डाल देना। तो अब या तो फॉर एग्जांपल दोनों ने साइन की और तुम दोनों आपस में दोस्त, अबे यार तूने अदर मैटर नहीं डाला, या मैं तो सोच रहा था तू डालेगा, तो एक को हटा दियो भाई, सही है? अच्छा इधर प्लीज सुनिएगा, 2-3 सवालात आ रहे हैं मार्केट में, इधर प्लीज फोकस के साथ। अच्छा वापस से, अब सिनेरियो मैंने बोलना है, जवाब हाथ में देना है, प्लीज सुनिएगा। एक केस है, सही है ना, सिग्निफिकेंट केस है, सही है ना, और अगर कंपनी हार गई तो उस पर इंपैक्ट आएगा। अच्छा एक मटेरियल केस हो गया सॉर्ट ऑफ। अच्छा अब उस पर ऑडिटर का इतना कोई सिग्निफिकेंट टाइम नहीं लगा, पर है मटेरियल वो, सही है, यूजर की नॉलेज में होना चाहिए। अच्छा अब पहला फेज हो गया, अब अपना दिमाग चलाए बगैर पहले क्वेश्चन को सुनना है। मैंने कहा कि केस चल रहा है, सिग्निफिकेंट केस है, और अगर हार गई तो कंपनी में अच्छी खासी पेनल्टी आएगी। ऑडिटर ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसने लॉयर को अपॉइंट किया, लॉयर से पूछा क्या होगा, उसने बोला हाँ यार अभी तो जीतने के चांसेस हैं, डिस्क्लोज रहने दो, अमाउंट वगैरह सब सही डिस्क्लोज की हुई है। अच्छा पहला केस हो गया ये इसी में। दूसरा, इस कंपनी ने जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक स्पेशल ऑडिट करवाया और एक जनरल पर्पस ऑडिट कराया। जो स्पेशल ऑडिट करवाया
वो अकाउंट्स हमने ऑडिट किए, उसमें भी ये नोट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, सही है। पहले हमने स्पेशल ऑडिट किया। मैं तुमसे पूछता हूं एम्फेसिस ऑफ मैटर में जिससे पूछूंगा वो बताएगा कितने आएंगे। जानी एम्फेसिस ऑफ मैटर कितने आएंगे? एक आएगा, दो आएंगे। एम्फेसिस ऑफ मैटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर मैटर। अदर मैटर आएगा? अभी कौन सी रिपोर्ट दे रहे हैं? अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी दूसरे की तो हुई नहीं शुरुआत। अदर मैटर भूल जाओ, वो तब आता है जब पहले कुछ हो चुका है। क्लियर है? एम्फेसिस ऑफ मैटर दो आएंगे, एक ये स्पेशल पर्पस पे बने हुए, दूसरा वो केस, क्योंकि मैटर इज फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो रिलेट करता है फाइनेंशियल से, वो डिस्क्लोज भी हुआ हुआ है। अच्छा, अदर मैटर क्यों नहीं डाला? क्योंकि अब तक वो दूसरी रिपोर्ट बनी नहीं है, तो रेफरेंस किसका दोगे? अच्छा, अब कहानी यहां से शुरू होती है। अब हम आए जनरल पर्पस में। उस एफएस में भी ये डिस्क्लोज हुआ है केस, और उस एफएस में ये लिखा हुआ है कि ये एफएस जनरल पर्पस पे बनाए गए। अच्छा, अब आप ये बताएं कि क्या ईओएम आएगा? एक आएगा, या एक आएगा जो नॉर्मल है, क्योंकि यहां पे स्पेशल पर्पस की कहानी। वेरी गुड, एक यूएम आएगा। अदर मैटर आएगा? आएगा। अब आप बोलेंगे कि हमने एक और फाइनेंशियल्स बनाए हैं, जो फाइनेंशियल्स बनाए गए थे उस पे हमने ऑडिट रिपोर्ट दी है जिसकी डेट ये है। भाई अब कंक्लूड हो गया। तो हमने ये भी देख लिया कि ईओएम जी। आप सवाल पूछें, नहीं रिपीट कहाँ से जवाब सवाल का? पहला वाला सवाल रिपीट करूं? पहले, अच्छा पहले वाले से मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। पहले वाला मैंने बोला स्पेशल पर्पस एफएस बना रहा है। स्पेशल पर्पस एफएस बनाएगा तो लिखेगा कि स्पेशल पर्पस पे बनाए गए, और एक सिग्निफिकेंट केस भी डिस्क्लोज हुआ है जिस पे मैंने ऐसा जितना काम नहीं किया बट सिग्निफिकेंट है। मैंने कहा ईओएम कितने आएंगे? इन्होंने कहा 2 आएंगे। मैंने कहा अदर मैटर आएगा? इन्होंने मना कर दिया बिल्कुल। क्यों? पहले यही बन रही है तो दूसरी का भी वजूद ही नहीं है। तो हमने कहा अदर मैटर में क्या बताऊं, क्या ही बताऊं कि दूसरी रिपोर्ट कोई है भी, पर क्या एम्फेसाइज आएगा? आएगा। हम आगे बढ़ गए, 2 आएंगे। वेरी गुड, चलें आगे। तो 2 रेफरेंस आएंगे, मतलब नोट्स के। वो नोट अलग होगा, ये नोट अलग होगा। अभी वो लिखना सीखेंगे आगे जाके। चलें, फिर मैंने कहा आगे बढ़ गए। उसने बोला भाई अभी तो नॉर्मल ऑडिट तो कर लोकल अवाम के लिए। हमने कहा कर लेते हैं, उसमें भी ये केस होगा। भाई जो शेयर होल्डर को कह रहा हूँ, पेरेंट को, तो उसके पास भी ये है, केस डिस्क्लोज होके जाना चाहिए। नॉर्मल अवाम के लिए कर रहा हूँ तो उसके पास भी जाना चाहिए। अब ईओएम आएगा? कौन सा? एक आएगा। और वो स्पेशल पर्पस वाला वो तो है ही नहीं, तो आएगा भी। अच्छा, आप अदर मैटर देंगे आप? क्यों? पहले रिपोर्ट आप एक दे चुके हैं, क्लैरिटी है। तो आप सिर्फ क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑडिटर ने एक और ऑडिट रिपोर्ट इशू की है उन एफएस के ऊपर जो स्पेशल पर्पस पे बनाए गए। और अगर स्पेशल पर्पस बाद में बन रहे होते तो मैं जनरल को रेफर कर देता। फर्क कितना है? क्लियर है? चलें, तो क्लियर हो गया, बेहतरीन। बोल लिया, आज पहली बार क्लियर हुआ है मुझे ये। चलें, गुड यार। इधर चलें भाई, गेम है भाई, ऑडिट में क्या मतलब। इधर अब फजूल सवालात जल्दी सुनो इधर। अच्छा भाई, एसपी को ओएम में बताएंगे स्पेशल पर्पस को? अच्छा ओके, अच्छा एक एक करके। ओएम इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ द ऑडिटर इशूज रिपोर्ट ऑन मोर देन वन सेट ऑफ एफएस। क्या ये सही कह रही हैं? यस, बिल्कुल सही कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन हो रहे हैं अभी इधर। सो इट्स मेंशन इन द रिपोर्ट दैट हैपेंस सेकंड बिकॉज व्हेन द फर्स्ट रिपोर्ट इज हैपनिंग इट इज नथिंग टू रेफर। यही है, वेरी गुड यार। ये जो कोटेशंस है ना, कोई लिख के अगली बार बुक में पीछे चिपकाऊंगा सारे ये, कि ये बच्चे बोले देखो ये लिखा हुआ है। हाँ, अभी करते हैं ऐसा। अच्छा, शहीद भाई ने बोला सर काइंडली ये कंफर्म कर दें कि जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तो यहाँ उसके अलावा आएंगी। यस, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बता रहे। अगर मुझे लगता है कि उसको पता होनी जो उसके लिए रेलेवेंट है, एफएस के लिए या ऑडिट के लिए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या ऑडिट रिपोर्ट के लिए, वो यहाँ पे आ जाएंगी। सही है? चलें,
हमने कहा, हम आप कह रहे हैं सर जीपी में ईओएम लॉयर वाला आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। जब स्पेशल पर्पस बनाएंगे, प्लीज यार देखो सवाल सबने सुनने हैं क्योंकि बड़ी अहम चीजें हैं ये। जब स्पेशल पर्पस बनाएंगे तो ईओएम में लिखेंगे कि स्पेशल पर्पस है, हाँ, और वो केस भी एम्फेसिस में बताएंगे, सही है जी। हमने केस को एम्फेसाइज किया, अदर मैटर में हम ये बताएंगे कि स्पेशल पर्पस पे एक और रिपोर्ट दी है, बिल्कुल यही है सर। ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर रिपोर्ट को क्लैरिफाई करने के लिए इन शॉर्ट, यस, वो यही है ना भाई, यही तो कह रहा हूं ना कि मैं ऑडिटर की जिम्मेदारियों को मजीद क्लैरिफाई कर रहा हूं कि वो एक अलग रिपोर्ट है, ये एक अलग रिपोर्ट है। उसको ऑडिट करते हुए अलग चीजें थी, इसको ऑडिट करते हुए दोनों को मिक्स नहीं करना। अच्छा, इवन मैं एम्फेसाइज करवा चुका हूं कि भाई ये एफएस इस पे बने हुए हैं, पर मैं अभी रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं कि उस पर रिपोर्ट अलग दी है, उस पर रिपोर्ट, ये मत समझना कि ये उसकी रिपोर्ट है, ये उसकी रिपोर्ट है, दोनों की रिपोर्ट्स क्या है, सेपरेट है। क्लैरिटी है भाई जी जानी। नहीं ना, देखो अभी तो बताया मैंने, दोनों में आएगा ना। देखो बात समझो, दो सेट ऑफ एफएस हैं, एक स्पेशल पे बने हुए, अच्छा दोनों जनरल पे तो नहीं बन सकते, दोनों जनरल पे तो रिपोर्ट तो एक ही जाएगी ना, वरना उस पे एक स्पेशल सेट ऑफ एफएस है, एक जनरल सेट ऑफ एफएस है। दोनों का ऑडिट मैंने अपनी अपनी दोनों की अकाउंटिंग के हिसाब से किया, पर केस दोनों में डिस्क्लोज हुआ केस, तो ईओएम दोनों में आएगा उसका, क्योंकि वो किसी भी यूजर के लिए क्या है, रेलेवेंट है। एग्रीड, पहली चीज ठीक हो गई। हाँ, फिर उस एफएस में एक और ईओएम आएगा जिसमें लिखा हुआ है कि ये एफएस किस पे बनाए गए हैं, स्पेशल पर्पस पे बनाए गए हैं। पहले बताओ बात क्लियर है, ये था बस इसके अंदर। चलें, अच्छा अब प्लीज फोकस होकर सुनिएगा, इसके आगे लेके चलते हैं। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल है, इसकी एक और एग्जांपल है जो स्टैंडर्ड ने खुद भी बताई है और आगे जाके और भी आएंगी, वो एक एक करके हम एक एक पूरे चैप्टर में देखेंगे। एक और एग्जांपल, इधर आ जाओ जी, यहां पे हम लिखते हैं। हमने ये कहा कि आपको ये पता है ना कि 2023 और 2024 कंपैरेटिव ईयर्स आते हैं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि 2023 का ऑडिट लेट से केबीएमजी ने किया, अच्छा 2024 के अंदर ईवाई अपॉइंट हो गई। अच्छा, अब फोकस होकर सुनिएगा, आप मुझे एक बात बताएं कि जब मैं देख रहा हूं कि 2023 का ऑडिट कोई और कर रहा है, अब जब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे ना, आप सिर्फ पिक्चराइजेशन करें, अभी मैंने आपको उस दिन खोल के भी दिखाए थे, उसमें दो लाइन आइटम्स आते हैं, 23 और, आपको नहीं लगता आपने अल्लाह की कसम ऑडिट से 24 का किया है? नहीं बात समझ आ रही, आपने सिर्फ करंट ईयर का किया है, 23 का क्यों नहीं कर रहे? वो तो हो चुका सर, किसने किया? केपीएमजी ने किया। अच्छा, अब आपकी रिपोर्ट चिपक के जाएगी इस पे, एग्रीड, आपकी रिपोर्ट चिपक के जाएगी इसके ऊपर। अच्छा, जब रिपोर्ट इस पे चिपक के जाएगी तो शेयर होल्डर माइट थिंक कि आपने दोनों का ऑडिट किया है, आपने। अब क्योंकि देखें भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट और कंपैरेटिव दोनों आते हैं, और आप ऑल्दो ऊपर लिखते हैं कि वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर, आप सिंपल अदर मैटर में ना अपनी जिम्मेदारियों को क्लैरिफाई करें, बोलें पिछले साल का ऑडिटर कोई और था, ये फर्म थी, उसने ये ओपिनियन दिया है, डेट ये है, डेट। देखो कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट भाई अभी निकालता है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग हो ना सारी चीजें मिक्स करके पूछेगा। आप सुनो आगे होता क्या है, सुनिएगा फोकस के साथ। ऑनलाइन में तो तुम भी सब फोकस करें। इधर मैं कह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मैं इस साल का ऑडिटर हूं। किस साल का? 2024 का। अब यहां पे देखिएगा, मैंने कहा मैं 2024 का ऑडिटर हूं भाई, 2024 का, सही जी। और लास्ट ईयर जो ऑडिट किया है वो किसने किया है भाई? केबीएमजी ने, जिसकी रिपोर्ट डेट ये है, XYZ डेट ये है, सही है, और उसका ओपिनियन ये था, चाहे मॉडिफाइड या व्हाटसोएवर जो भी है। अच्छा, अब ये डेट की है ना इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस है, तुम्हारी सोच है, क्योंकि मैं कहूंगा अब उसके आगे मैं जिम्मेदार हूं, मैं कहूंगा उसके आगे मैं जिम्मेदार हूं, वहां तक
वो जिम्मेदार था, क्योंकि उसकी रिपोर्ट डेट वहां तक की है। अब मैं इसके आगे देखूंगा जो भी है, तो क्या ये क्लैरिफाई मैं ईओएम में करूं? क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर में, सुनिएगा, क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर में हम डिस्क्लोज चीजें लाते हैं? यस, पर ये एफएस में तो कहीं डिस्क्लोज नहीं होगा कि पिछले साल केपीएमजी था, उसकी रिपोर्ट डेट क्या थी, तो ये मैटर एफएस में डिस्क्लोज तो नहीं है। बट आई बिलीव कि ये ऐसा मैटर है जो कि रेलेवेंट है यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के लिए, ऑडिटर की जिम्मेदारियों के लिए, ऑडिट के लिए इटसेल्फ। तो मैं उसको ये सिंपल बता रहा हूं ना इसमें कि पिछले साल एक प्रीडिसेसर ऑडिटर था जिसने रिपोर्ट इस दिन पे दी है और उसका ओपिनियन ये था, उसके आगे जिम्मेदार मैं हूं जो मैंने रिपोर्ट दे भी दी। क्लैरिटी है? तो दूसरी एग्जांपल हमने ये लिख दी यहां पे, सुनिएगा फोकस के साथ, दूसरी एग्जांपल हमने यहां पे ये लिख दी ये बताने के लिए कि भाई पिछले साल ऑडिटर कोई और था, हम इस साल अपॉइंट हुए हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां सिर्फ किस साल की हैं? इस साल की हैं, और उसकी रिपोर्ट डेट यहां तक थी, वो यहां तक जिम्मेदार था, उसके बाद हम देख लेंगे। बात समझ आ रही है? अगेन, क्या ये मैटर एफएस की अंडरस्टैंडिंग के लिए या ऑडिट की, या ऑडिटर की जिम्मेदारियों की और ऑडिट रिपोर्ट की? हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये मत समझना कि मेरी रिपोर्ट चिपक के आ रही है तो ये 2023 भी मैंने देखा है, मैं उसका जिम्मेदार, और वो मैंने ऐसे भी श्योरिटी दे दी कि उसकी रिपोर्ट डेट डाल दी। जी नहीं, वो अभी होगी, अभी आगे रिपोर्ट डेट का कॉन्सेप्ट है पूरा, ये रहा सिग्नेचर और डेट 3 महीने बाद होगी। नहीं ना, उसकी एक वजह है, वो भी बताता हूं आगे जाके, उसको आपने होल्ड करना थोड़ा सा, 2 मिनट बस। उसकी एक वजह है रिपोर्ट डेट की, सही है? अच्छा, रिपोर्ट डेट 31 दिसंबर नहीं होगी, उसके 2 या 3 महीने, उसका कॉन्सेप्ट अभी 2 मिनट में बताता हूं। पर हम कह रहे हैं रिपोर्ट डेट के बाद से मैंने चार्ज लिया, रिपोर्ट डेट के, चलो ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए यहीं सुन लेते हैं, बीच में कोई नहीं बोलेगा, पहले सुननी है बात, ऑनलाइन वाले यहां पे सुननी है। रिपोर्ट डेट की बात कर रहे हैं, अज्यूमिंग ईयर एंड था 31 दिसंबर 2000, क्योंकि केपीएमजी ने तो इस साल का ऑडिट किया है ना। अच्छा, उसने रिपोर्ट जो साइन की है केपीएमजी ने, वो की है टेक्निकली 2024, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो गए, 21 दिन पहले नोटिस होता है, तो ये आ गया यहां पे। आगे प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है इसलिए कह रहा हूं, इधर समझिएगा पहले इसको। इधर मैंने ये कहा 31 दिसंबर पे कंपनी के ऊपर जिसका ये ऑडिट कर रहे हैं, एक केस चल रहा है। लॉयर कह रहा था, लॉयर 31 दिसंबर पे, अच्छा केस ये चल रहा है कि कंपनी ने ईयर एंड से पहले डिफेक्टेड गुड सप्लाई किए थे, ईयर एंड से, तो कंपनी की गलती ईयर एंड से पहले, एग्रीड? अच्छा, तो यहां पे कंपनी में केस हो चुका था। अच्छा, हुआ ये कि जब ऑडिटर ने लॉयर से पूछा 1 जनवरी को, ईयर एंड के बाद, तो उसने बोला कि ये कंपनी केस जीत जाएगी, डिस्क्लोज रहने दो रिकॉर्ड। अच्छा, जब मैं रिपोर्ट साइन कर रहा था उससे 3-4 दिन पहले, यानी हमने कहा 28 मार्च को 2024 को, यानी 2024 28 मार्च को, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा इवेंट हुआ जिसका नाम है सब्सिक्वेंट इवेंट। क्या नाम है जानी? ऑडिटर को कहा जाता है जब तुम डेट डाल रहे हो ना रिपोर्ट पे, और जब रिपोर्ट साइन कर रहे हो, रिपोर्ट 31 दिसंबर से लेकर रिपोर्ट की डेट तक तुम वो सारे इवेंट्स का जायजा लो जिसकी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एग्जाम्पल, तो वो इवेंट बन गया एडजस्टिंग एग्जाम्पल। अब तुम मुझे बताओ, ये मैटर जो केस का मैटर है 2023 से रिलेट करता है, वो डिस्क्लोज हुआ है, आज तुम्हें पता लग चुका है केस हार गई, क्या मैं इसको रिकॉर्ड करवाऊं? यस, मुझे रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। कौन से साल में? 24 में, 23 में? 23 में। क्योंकि ये केस रिलेट कहां से करता है? क्योंकि हालात वाकयात वहां एग्जिस्ट करते थे, हालात वाकयात वहां एग्जिस्ट करते थे। अब मैं तुम सबसे पूछता हूं, इस ऑडिटर की जिम्मेदारी जो केपीएमजी की है वो कब तक है? साइन करने तक।
डेट तक। दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट कि रिपोर्ट डेट ये है। कल को शेयर होल्डर बोले कि पिछले साल के एफएस पे भंड मारा हुआ है, रिकॉर्ड क्यों नहीं कराई, केस हार चुके थे हम, तो हम बोलेंगे भाई ये साइन किसके हैं, उससे पूछ, मुझसे नहीं पूछ, इसके आगे जो कुछ होगा मैं देख लूंगा, मैं क्या रजिस्ट्रेट कर लो अकाउंट, गलती है, एरर है। शेयर होल्डर बोलते नहीं सही है, आगे कर लेना। खैर तो खैर आगे सिखाएंगे तुम्हें कि घुमाना कैसे होता है उनको, बट फिर पहले मुझे एक बात बताओ जल्दी से, ये जो एग्जाम्पल है इसमें डिफॉल्ट कब हुआ था, ईयर एंड से, यानी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, ये मसला है। अच्छा हमने डिस्क्लोज किया हुआ था, ये मुझे रिपोर्ट डेट तक पता लग गया साइन करने से, तो ऑडिटर को तो ये कहा जाता है कि तुम रिपोर्ट पे जब तक डेट नहीं डालोगे, जब तक साइन नहीं करोगे, जब तक तुम सारे सब्सिक्वेंट इवेंट का जायजा नहीं ले लो, और अगर तुम्हें कोई ऐसा इवेंट मिले जो इस बात का अंदेशा दे कि ये चीज 31 दिसंबर पे एडजस्ट हो जानी, तो जाके एडजस्ट कराओ, फिर रिपोर्ट साइन करना, अदरवाइज दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ मिसस्टेटमेंट, अदरवाइज दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ, आप मुझे बता दें, एक चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्या हुई हुई है, डिस्क्लोज, तो उसको पहले क्या कराओगे, रिकॉर्ड। और मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें वो बंदा बोले, मैनेजमेंट बोले ईओएम में डाल दे, EOM is not a substitute of the modified opinion, तो ये पूरी कहानियां बनती हैं ऐसे। क्यों बोलेगा, क्लाइंट कह रहा है कि एम्फेसाइज करा दो क्योंकि एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुआ हुआ है, बोलेंगे यहाँ पे डिस्क्लोजर का मामला है ही नहीं, ये तो मॉडिफाई होनी चाहिए रिपोर्ट, या तो आप इसको सही करें। पहले बताओ कहानी समझ आती है। ओके, दूसरी एग्जांपल इसी की, हुआ ये कि आपकी यहां पे इन्वेंट्री मौजूद है, सही है, लेट्स से 1 लाख की क्वांटिटी मौजूद है, सही है, और इसकी कॉस्ट प्राइस आपकी आ रही है 25 पर यूनिट अज्यूमिंग, तो ये 25 रुपए पे ईयर एंड पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है, 25 रुपए पे ईयर एंड पे। अच्छा ऑनलाइन वालों पहले बताओ तो यहां तक सब कनेक्टेड हो ना, डेट की सिग्निफिकेंस समझ आ रही है कि मैं क्यों डेट पे इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं, ऑनलाइन वालों क्लियर है। ओके आगे सुने, मैंने ये कहा 25 रुपए की कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्डेड है, ऑडिटर को पता लगा ईयर एंड के बाद ये इन्वेंट्री सेल हुई है, और अज्यूम कर लेता हूं कि ये 5 जनवरी को पता लगा ऑडिटर को कि ये इन्वेंट्री सेल हुई है कोई 18 रुपए पर यूनिट पे, 18 पर यूनिट पे। मैं आप सबसे पूछता हूं, आइडियली क्या आपने रिपोर्ट साइन कर ली है, या आपके पास है? अच्छा एक ऐसा इवेंट हुआ ईयर एंड के बाद जो आपको सजेस्ट कर रहा है कि ईयर एंड की इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है, तो आप क्लाइंट को बोलोगे भाईजान एनआरवी लॉस बुक करो, क्लाइंट कह रहा है भाई जब सेल हुई है तब पता लगा है तब करूंगा, नहीं, हम बोलेंगे इन्वेंट्री पहले से ही खराब थी, पता कब लगा है, बाद में, आप बराए मेहरबानी इसको जाके वहां सही करें। अच्छा मैनेजमेंट कह रही है डिस्क्लोज कर लेते हैं, रिकॉर्ड करना चाहिए, पहले बताओ बात समझ आ रही है? अच्छा तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑडिटर सब्सिक्वेंट इवेंट्स का जायजा लेगा और देखेगा कोई ऐसा इवेंट इस बात का अंदेशा तो नहीं दे रहा कि ईयर एंड पे कोई एडजस्टमेंट होनी चाहिए, अगर तो होनी चाहिए पहले वो कराएगा और फिर रिपोर्ट पे साइन करेगा। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, ऑडिटर की जिम्मेदारी 31 दिसंबर तक की होती है, रिपोर्ट डेट तक की, ये वाली बात, उसके बाद से नहीं छोड़ेंगी, आएगी और बोलेगी उसके बाद मैं देख लूंगा। तो क्या सिग्निफिकेंट समझ आती है? एक आखिरी एग्जाम्पल, बल्कि 2 एग्जाम्पल देता हूं इसमें ताकि आपको गेम समझ आए पूरी ऑडिट की। मैंने कहा व्हाट इफ ईयर एंड के बाद सैलाब आए और फिर इन्वेंट्री खराब हो, तो फिर ये डिस्क्लोज होगा और फिर ये डिस्क्लोज होगा, ये रिकॉर्ड। अच्छा डिस्क्लोज भी इसलिए होगा क्योंकि मटेरियल होगा तो। अच्छा बात समझो, आप सब मुझे बताएंगे गेम। अच्छा देखो ये जितनी भी एग्जांपल दे रहा हूं सवालों में डाल के घुमाऊंगा, फिर ये फिर याद रखनी है आपने बातें, मतलब कोई फ्री में ऐसे ही तो नहीं बता रहा मैं इधर। सुनो बात समझिएगा, हुआ ये कि ईयर एंड के बाद सैलाब आया, आपकी अच्छी खासी इन्वेंट्री डैमेज हो गई, तो आप कंपनी को ये नहीं कह सकते 31 दिसंबर पे जाके एनआरवी लॉस बुक करो, वहां सही थी, एजेड पे बिल्कुल सही थी, ये तो इस केस में खराब थी जो मैंने बताया। हाँ तो अब मुझे बात बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इन्वेंट्री खराब हुई है वो वन ऑफ इवेंट है?
कि ईयर एंड के, देखो बैलेंस शीट एजेड की बनती है, तो आप ये कहते हो एजेड पे वो चीज खराब थी नहीं थी, नहीं थी, पर जो पहले मैंने एनआरवी का केस कराया उसमें थी, पता बाद में लगा। यहां पे तो वो इवेंट ही कब हुआ है, बाद में हुआ है। तो आप इस मटीरियल इवेंट को IS 10 के हिसाब से डिस्क्लोज करते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अगर इतना बड़ा इवेंट हुआ, आपने एफएस में डिस्क्लोज किया, डू यू थिंक दैट दिस इज फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस? क्या करेंगे? तो मटीरियल सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट, मटीरियल सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट डिस्क्लोजर का बायस बनता है और उस पर भी यूएम आता है। मटीरियल सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट, मटीरियल सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट भी डिस्क्लोजर का बायस बनता है, उसमें भी क्या आता है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। बात समझ आती है जानी? अच्छा एक और एग्जांपल सब्सिक्वेंट इवेंट की, आधी चीज तो वो वाली यहीं कवर हो गई है। सब्सिक्वेंट इवेंट की एक और एग्जांपल, आपके रिसीवेबल थे ईयर एंड के ऊपर, बाद में उसने कहा मैं पैसे नहीं दे सकता आपको, तो इसका मतलब है उसके हालात पहले ही खराब थे। पता कब लगा है? बाद में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप मैं तुम्हें वाकई बता रहा हूं, तुम्हें एक सीन बताता हूं। हुआ ये, एक बैंक का ऑडिट कर रहा था और एक कंपनी को ना बैंक ने लोन दिया हुआ था। अब पार्टनर रिपोर्ट साइन करने बैठा हुआ है, कोई रात के 10-11 बजे हैं। हमने सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स वगैरह, पार्टनर ने पूछा किसी से ना टीम से कि यार ये बताओ कि वो जो XYZ कंपनी है उसकी न्यूज़ आई है कि वो तो बैंक करप्ट हो गई है। तो पार्टनर ने, हमने कहा हाँ सर आई है। तो पार्टनर ने कहा कि यार वो बैंक करप्ट हो गई, देखो इन्होंने, इस बैंक ने लोन दिया हुआ था उसको, हमने देखा कि भाई 1.2 बिलियन का लोन दिया हुआ था। अच्छा पार्टनर ने बोला भाई एक मिनट इसको लेके जा रिपोर्ट को। मैंने कहा क्यों सर? बोला भाई वो ईयर एंड पे बैंक करप्ट थी। पता कब लगा है? बाद में लगा है। तो मैंने कहा सर अब? उसने बोला कि भाई एक काम करो, जाओ उसको बोलो बैड डेट्स का लॉस बुक करे। तो CFO आया भागता हुआ, बोला यार प्रॉफिट खत्म हो जाएगा हमारा, 1.2 बिलियन का आप लॉस बुक करा रहे हैं। तो पार्टनर ने बोला मैं क्या करूं भाई, ये तो आपको बुक कर लेना चाहिए था, आपको पता कब लगा है? CFO की टोपी देखो, सर पता तो अभी लगा है ना आज, पर मैंने कहा ये बर्बाद कब हुआ था? पहले हो चुका था। पता सिर्फ कब लगा है? आज पता लगा है। अच्छा तो अब सुनिएगा, अब हुआ ये कि पार्टनर ने बोला कि भाई रिपोर्ट तो साइन नहीं होती। पार्टनर ने बोला एक काम करो, पहले इसकी एडजस्टमेंट कराओ, अपने एडवांसेस को कम करो और लॉस बुक करो बैड डेट्स का, क्योंकि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अब आपको पैसे नहीं मिलने। अच्छा CFO कंटिन्यूसली कह रहा है यार इसको डिस्क्लोज कर लेते हैं, मटीरियल सब्सिक्वेंट इवेंट। अबे भाई एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्ट करना है, डिस्क्लोज क्यों करेंगे? अच्छा अगर वो डिस्क्लोज करने का कहता हो, डिस्क्लोजर नहीं चाहिए तो भी गलती है, इसको तो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो पहले बताओ कि ये लॉजिक समझ आती है? तो ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। तुम्हारी सोच है, पार्टनर एक एक चीज पे फोकस कर रहा होता है। यानी मैं जब तुम्हें आगे ऑडिट करना सिखाऊंगा, वहां पे जब हम कंक्लूड कर रहे होंगे चीजें, तो वहां पे तुम्हें एक चीज सिखाऊंगा, मैं वहां पे बोलूंगा कि पार्टनर वापस से, मैं पता है अभी जब PDCL का मैंने ऑडिट खत्म किया, उनके पैनल पे आई थिंक कोई 250 लॉयर्स हैं। मैंने 250 के 250 लॉयर्स को खत लिखे, वापस कॉल्स की, मैंने कहा बताओ अपडेट दो केस की, क्या कोई केस में अपडेट तो नहीं आई है? मैं क्यों कर रहा हूँ ये? ताकि ऐसा तो नहीं है कि कोई केस हार गए हो और उसको रिकॉर्ड करना हो, हमने क्या किया वो डिस्क्लोज किया हुआ हो। तो हमने, पार्टनर ने स्पेसिफिकली हम सबको कहा कि यार आकाश तुम सबको बोलो कि ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करें। तो ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करके मुझे श्योरिटी मिल गई कि ऐसा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ नहीं है जिसकी एडजस्टमेंट दरकार हो। ऐसा है? बात समझ आती है? तो ये हम कर रहे होते हैं। फिर हम रिसीवेबल्स पे भी नजर मारते हैं, सारी चीजें जस्ट टू मेक श्योर कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट कंसिडर हो चुके हों। तो पहले बताओ क्या डेट की सिग्निफिकेंस समझ आती है? जी EM क्यों दूंगा? रिकॉर्ड हो गया ना, रिकॉर्ड हो गया भाई। रिकॉर्डिंग पे EM आता है, डिस्क्लोजर पे रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड पे तो नहीं देंगे ना यार, रिकॉर्ड हो गया। हाँ अगर जल्दी बताओ ये पता लगता कि कोई अर्थक्वेक आया और वो कंपनी तबाह हो गई और उसका इतना बड़ा रिसीवेबल है, तो आपसे सवाल ये है क्या ईयर एंड पे वो बर्बाद था? वन ऑफ इवेंट हुआ है। अच्छा अब ये मटीरियल सब्सिक्वेंट इवेंट है, ये डिस्क्लोज होगा, इसमें क्या आएगा?
EOM आएगा, सब्सिक्वेंट हुआ है बट डिस्क्लोज होगा जी। नहीं, अगर गोइंग कंसर्न और नॉन गोइंग कंसर्न पे ले जाएगा तो फिर वो ऊपर की चोरेंगी शुरू हो जाएगी। हाँ मटी वो वाली बात होती, तो वो तो फिर ऊपर ही निकल गया ना, क्योंकि वो तो उसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। क्लियर है, वो तो हमने सीखा हुआ है। ईओएन तब भी आएगा अगर सब्सिक्वेंट इवेंट रिकॉर्ड कर लिया है, रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्डिंग पे एम्फेसाइज नहीं करते, डिस्क्लोजर पे एम्फेसाइज करते हैं। सही है सर। ओपनिंग बैलेंस अगर सिग्निफिकेंटली रीएडजस्ट या रीस्टेट हो, वो आगे बताता हूं जानी। अच्छा पहले बता दो जानी, प्लीज प्लीज बच्चों जल्दी से बताओ, क्या यहां तक बात क्लियर है? अच्छा आप यानी हमने ये कंक्लूड किया कि जो अदर मैटर है, अदर मैटर पैराग्राफ, वो तब आएगा जब ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में वो मैटर यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेलेवेंट हो। जी जानी। सर ये अटवीट का जो आपने फेरा बताया उसका ईओएम का, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी का नहीं है? नहीं तो एक अगर एक बैंक है उसका पोर्टफोलियो कोई 200 बिलियन का है, उसमें से 1.2 बिलियन निकाल दूं, मटेरियल तो है पर क्या गोइंग कंसर्न के लग गए? नहीं ना। हाँ इसको गोइंग कंसर्न का बनाना चाहते हो तो यूं बनाओ कि एक कंपनी है जिसकी एक ही फैक्ट्री है और वो अर्थक्वेक में तबाह हो गई साल के बाद, ईयर एंड के, तो गोइंग कंसर्न, प्लीज सुनना, गोइंग कंसर्न के लिए तो आपको यह भी नहीं देखना होता कि रिपोर्टिंग डेट पे था या नहीं था, अगले 12 महीने देखने होते हैं। तो अब हमने क्या किया पता, सुनिएगा, हमने ये किया फोकस के साथ, हमने ये किया, हमने बोला कि भाई अब मुझे पता लगा रिपोर्ट साइन करने से पहले कि यार ये तो फैक्ट्री तबाह हो गई है। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसमें सारी लायबिलिटीज करंट में और सारे एसेट्स नॉन गोइंग कंसर्न हो गई। मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा भाई अभी रिपोर्ट साइन नहीं हो रही है, आप बताएं आपका प्लान क्या है। मैनेजमेंट आई, मैनेजमेंट कह रही है कि हमने तो इंश्योरेंस कराई हुई थी, हमने तो, फिर सही नहीं है। मैं बोलूंगा आप पहले इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाएं और उसकी एक्नॉलेजमेंट दिखाएं और ये बताएं कि क्या वो पैसे देने को तैयार है। अच्छा अगर पैसे देने को तैयार है तो कब तक पैसे आ जाएंगे, कब तक आपकी फैसिलिटी रीडू हो जाएगी। ये सारे सबूत अगर मुझे मिल गए तो कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं है। हाँ या नहीं? नहीं है ना यार, सब दे दिए, पैसे आ जाएंगे, खत्म हो जाएगी कहानी, कोई अनसर्टेनिटी भी। पहले तो बोला गोइंग कंसर्न है और फिर मैंने कहा मटीरियल अनसर्टेनिटी भी, क्या कुछ डिस्क्लोज होगा? होगा। ये नहीं, एक मिनट, ये जो फैक्ट्री डैमेज हुई है इटसेल्फ इज अ सिग्निफिकेंट मटीरियल इवेंट, ये डिस्क्लोज होगा कि ईयर एंड के बाद अर्थक्वेक आया था और जिसमें फैक्ट्री तबाह हो गई है, ईओएम आएगा। ईओएम अब इसको एम्फसाइज कराऊंगा क्योंकि मैटर इज फंडामेंटल फॉर द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस। और एक और बात बताऊं मजे की, जो मेरे बैलेंस शीट में पीपी होगा ना पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। नहीं यही बात समझ, और उसी राइट ऑफ के ऊपर तो मैं डिस्क्लोज करूंगा पूरा हिस्सा कि भाई ये हुआ क्यों है। पूरी बिल्डिंग तबाह, पूरा प्लांट तबाह हो गया, उसके नीचे पीपी के नीचे के नोट के अंदर एक अच्छा खासा डिस्क्लोजर आएगा कि ड्यूरिंग द ईयर, आफ्टर द ईयर एंड, इस दिन पे ड्यू टू अर्थक्वेक, ये पूरी जो नेचुरल डिजास्टर हुआ उसकी वजह से मेरे इतने इतने एसेट्स राइट ऑफ हो गए। उसको मैं एम्फसाइज कराऊंगा कहां से, एम्फेसिस ऑफ। हाँ अलबत्ता यही कंपनी एक इनकम बुक करेगी, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट और इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट। और क्या वो तुम ऐसे ही बुक करने दोगे या वेरिफिकेशन के बाद? सबूत तो उस पर भी होगा, पर अब भी ईओएम आएगा। बट एम्फेसाइज आप करा रहे हो उस इवेंट के ऊपर जो ईयर एंड के, हाँ गोइंग कंसर्न की कंसिडरेशंस आई थी बट वो किल हो गई। अच्छा अगर गोइंग कंसर्न होता और मटीरियल अनसर्टेनिटी होती तो फिर वहां आता, फिर हम मटीरियल अनसर्टेनिटी में बताते कि जो चीजें चल रही है सब क्योंकि वहां पे डिस्क्लोज हो चुका होता। जी नहीं तो भले नहीं आए, इंश्योरेंस के पैसे नहीं आए, आपने उसने एक कंफर्मेशन दे दी, एक्नॉलेजमेंट तो आ जाएंगे, तो रिसीवेबल तो वेरीफाई हो गया ना मेरा 100%, तो पैसे आ जाएंगे, तो अनसर्टेनिटी क्या हो गई, खत्म। यानी फॉर एग्जांपल मैंने देखा उसकी किताबों के अंदर जो प्लांट है वो 2 बिलियन का था, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कोई 50 बिलियन की थी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने लिख के दे दिया मैं पूरे पैसे दूंगा,
और उसने मुझे पूरा प्लान बता दिया कि भाई ये रीडू हो जाएगा अगले 6-7 महीनों में, बोलूँगा फेयर इनफ। कंपनी अगले 12 महीने चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी, ये सबूत मिल गया। तो वो सारी कंसिडरेशन करनी होती है जी। तो सर ये ईयर एंड पे गोइंग कंसर्न का मसला नहीं था, ईयर एंड पे नहीं था, तो रिपोर्टिंग डेट से पहले कंपनी गोइंग कंसर्न होगी। रिपोर्टिंग डेट से पहले रिपोर्टिंग मतलब साइन करने से डेट, यानी आप कह रहे हैं ईयर एंड पे ऐसी कोई तफरीक नहीं थी, ईयर एंड के बाद अर्थक्वेक आया और वो तबाह हो गया। सही है, तो अब गोइंग कंसर्न का मसला है। अब आप भले रिपोर्टिंग डेट पे ना ही थे तब भी आप कंसिडर करेंगे, क्योंकि गोइंग कंसर्न के लिए एजेड पे होना लाजमी अगले 12 महीने देखे जाते हैं। ये वाहिद एक ऐसी चीज है। क्लियर है? अच्छा भाई, ऑडिट रिपोर्ट हम अप्रैल में इशू करते हैं, फ्लड आया मार्च में, और इंश्योरेंस का जो प्रोसेस होता है इतनी ज्यादा अमाउंट है, वो 7-8 महीने स्कोप लिमिटेशन, एविडेंस ही नहीं मिल रहा। लेकिन वो कह रहा है मैं दे दूंगा, लेकिन 8 नहीं, वो तो कहे कि अम्मी की कसम दे दूंगा। तो नॉन गोइंग पे होगी। नहीं, मैं ओपिनियन ही नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा मैं कुछ कह ही नहीं सकता क्या होगा, मुझे क्या पता, डिस्क्लेमर खत्म, मैं नहीं दे सकता ओपिनियन। सबूत ही नहीं मिल रहा ना भाई। आपको मैंने बोला ना, सिखाया वहां पे कि आपका ओपिनियन मॉडिफाई कब होता है, या तो आपको गलती मिल जाए या तो आपको कुछ पता ही ना लग रहा हो। तो अभी आगे सीखेंगे, जब कुछ पता ही नहीं लग रहा तो मैं कैसे कंक्लूड करूं। नहीं पता लग गया कि 9 महीने बाद पैसे मिलेंगे, नहीं तो फिर जब पता लग गया कि 9 महीने बाद पैसे निकलेंगे तो फिर तो कहानी खत्म हो गई ना। तो भले 9 महीने बाद पैसे मिले, क्या कंपनी गोइंग कंसर्न है? एक साल ऊपर चला जाए उसके बाद नहीं, देखो आप मिक्स कर रहे हो दो चीजें। आपने कहा ईयर एंड पे कंपनी सही थी, प्लीज सुनिएगा। ईयर एंड के बाद फ्लड आया व्हाटसोएवर, सही है, या अर्थक्वेक आया, और अगली जनवरी को पैसे मिलेंगे, अगली जनवरी को पैसे मिलेंगे, कौन लिख के दे रहा है? इंश्योरेंस वाले। तो 12 महीने तो ऊपर चले गए। नहीं, कंपनी 12 महीने में बंद हो जाएगी या सर्वाइवल है? सर्वाइवल है ना। तो आपने पहला सवाल सर्वाइवल का करना है। अगले 12 महीने का मतलब पता है क्या है? कि अगले 12 महीने में बंद हो जाएगी। क्या यहाँ पे कंपनी अगले 12 महीने में बंद हो जाएगी या जिंदा रहेगी? भाई सिंपल, वाइंडिंग अप में जाएगी? क्यों नहीं जा रही? पैसे मिल जाएंगे, कितने महीने बाद मिलेंगे? 8 मंथ्स बाद, 9 मंथ्स बाद, 10 मंथ्स बाद। अगले 12 महीने कंपनी चल रही है। पहला सवाल यह है, इट इज नॉट नेसेसरी कि उस वक्त पैसे आ जाएं, इट इज नेसेसरी कि पैसे आएंगे। ये हो गई ना। तो आपका सवाल ये है कि क्या कंपनी लिक्विडेट होने लगी है? जवाब आता है नो। क्यों? क्योंकि पैसे आ जाएंगे। क्या आपने ऐसे ही कहा या कंफर्मेशन है? अच्छा, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, 2-3 महीने का टाइम लैग होता है, इससे ज्यादा इंश्योरेंस का क्लेम, क्योंकि वो पागल तो नहीं है उसने इतने हैवी प्रीमियम्स पे किए हैं। पर आपकी हाइपोथेटिकल एग्जांपल में अगर मैं बोलूं 9 महीने बाद या 10 महीने बाद भी पैसे आते हैं, तब भी आई विल से कि दिस कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। अगर आपको लगता है कि वहां से कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी निकलती है तो वो डिस्क्लोज करें, और फिर उसको किस पैरा में डाल दीजिएगा? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू। पर कोई फिर आपसे ये सवाल पूछेगा जो आपने कहानी हवा में मारी है, ये बताओ कि मटेरियल अनसर्टेनिटी क्यों है? ये नहीं मालूम ना। तो फिर जब मालूम नहीं है तो फिर बोलना भी नहीं है और लिखना भी नहीं है। अच्छा, मैं मटेरियल अनसर्टेनिटी में लिखता हूं कि कैश फ्लो कैन बी इफेक्टेड। हाउ? तो वो बोलेगा आपने साइन क्यों की रिपोर्ट? गोइंग कंसर्न ही नहीं है ये तो। सही है ना। देखो, अनसर्टेनिटीज होती हैं कि जो चीज होने लगी है उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाए। देखो, पहले तो आप ना, एक तो ये आपने जो अल्फाज सीखे में ना, मटेरियल अनसर्टेनिटी, एक बड़े हाई लेवल पे आप चिपका देते हो, भाई अनसर्टेनिटी होगी। पहले लॉजिक समझो। गोइंग कंसर्न है, अब सिचुएशन क्या है? मैंने आपको बताया था बैंक वाली, कि बैंक की लोन रीपेमेंट करनी है और मेरे पास पैसे अवेलेबल नहीं है। अब 2 तरीके होंगे, या तो शेयर होल्डर सपोर्ट करेगा या मेरा बिजनेस वापस चल पड़े। ऐसा ही है। इसमें अनसर्टेनिटी, प्लान के अंदर अनसर्टेनिटी छुपी होती है। प्लान के अंदर, यानी प्लान क्या है? कस्टमर आ जाएंगे, अब वो खरीदे, अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी है। शेयर होल्डर पैसे दे, अनसर्टेनिटी। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है पैसे मिलेंगे। भाई तो मैंने वो भी तो कहा था ना कि शेयर होल्डर की वेल्थ भी तो देखो। अब जेब में 10 रुपए लेके घूम रहा है, बोल रहा 100 रुपए दूंगा। नहीं, शेयर होल्डर की वेल्थ भी क्लियर है तो फिर अनसर्टेनिटी
हट गई। तो कहने का मतलब यह है, आपको सिखाने का मतलब यह है कि जो प्लान होता है गोइंग कंसर्न को मनवाने के लिए, उसमें अगर कोई डाउट्स हैं तो अनसर्टेनिटी होती है। तो सिंपल उसूल ये बना लो कि भाई एक किसी भी वजह से आपको गोइंग कंसर्न का मसला दिखा, पहले उस वजह को रिजॉल्व करो और फिर जो वजह को रिजॉल्व करने के बेसिस हैं उसमें देखो कि क्या कोई अनसर्टेनिटी दिखती है या नहीं दिखती। तो जैसे इन्होंने कहा कि अगर शेयर होल्डर सपोर्ट है और शेयर होल्डर की वेल्थ वेरीफाई हो गई, फिल्दी रिच है, उसने लिख के दे दिया, बैंक गारंटी दे दी, क्या कोई अनसर्टेनिटी बची या कोई अनसर्टेनिटी नहीं है? तो गोइंग कंसर्न नहीं है। पहले तो ये डिसाइड करना है गोइंग कंसर्न है या, जब गोइंग कंसर्न हो गया तो देखो जिस वजह से आप गोइंग कंसर्न कह रहे हो उस प्लान में कोई ऊंच नीच तो नहीं है। अब जब मैं कह रहा हूं उस प्लान में कोई ऊंच नीच नहीं है तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी भी नहीं है। अब जस्ट लाइक द इंश्योरेंस केस, इंश्योरेंस वाला कह रहा है अगले 4 महीने में, अगले 5 महीने में आपको पैसे मिल जाएंगे, एग्रीड, पैसे आ गए, कंपनी गोइंग कंसर्न है। हाँ, अब इसमें अगर आपको अनसर्टेनिटी डालनी है ना तो आप ये बोलें कि अगर आपको मैं सिचुएशन बना के दूं और ये बोलूं कि हो सकता है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे वो लूज हो जाएं, उनको वापस आने में टाइम लगे, तो मैं कह रहा हूं सही है, कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न बट देयर एग्जिस्ट अनसर्टेनिटी। बट वो जो आप कह रहे हो ना कि पैसे नहीं आए, ये नहीं आए, नहीं, अनसर्टेनिटी है कि वापस कस्टमर ना आए, क्या वो प्राइसिंग हो पाएगी, कॉम्पिटिटर मेरा शेयर ले जाएगा, ये अनसर्टेनिटी छुपी हुई है। अगर तो है, अगर नहीं है तो आपको कुछ बताने की कोई नीड नहीं है। बात समझ आती है? तो यू आर क्लियर, या तो होगी या तो नहीं होगी, सिचुएशन आपको बताएगी। क्लियर है जी भाई? यस, जो क्वालिटी चेक वाला था, देखो मैंने क्या कहा था, गोइंग कंसर्न रिमूव हो गई थी और उसने कहा था मैं आगे तुमसे तब परचेज करूंगा, तो क्या एक अनसर्टेनिटी आ गई? देखो बिकॉज देयर इज नो सर्टेनिटी, सर्टेन नहीं है उसमें। हाँ सर्टेन होता वो बोलता चल भाई बिस्मिल्लाह ये ले ऑर्डर, आगे चलता रहेगा, तो अनसर्टेनिटी भी क्या होती, खत्म हो जाती। पर उस सवाल में अनसर्टेनिटी मौजूद थी। पहले बताओ जानी, बात क्लियर है, पक्की बात है? कोई और सवाल जानी? चलें ओके आगे। अब 1 मिनट जी भाई, सबने सुनना है, जब हम ओपिनियन का पैराग्राफ लिखते हैं नहीं, इस डेट से इस डेट तक नहीं ना, गलत, वेरी रॉन्ग, फॉर द ईयर एंडेड। हाँ, अदर मैटर में इसलिए ना क्योंकि तुम लिख रहे हो कि तुमने 2024 का ऑर्डर किया है, पर 2024 तक के कुछ महीनों तक वो भी बैठा हुआ था, 3-4 महीने, तो हम इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि वो उसकी रिपोर्ट डेट वहां तक वो सोचा है उसने, उसके आगे मैं देख रहा हूं। क्लियर है? तो बात बिल्कुल सही है कि भाई वहां तो ऊपर बता रहा हूं, मैं तो एडिशनल जिम्मेदारी को क्लियर कर रहा हूं, तो ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे। चलें अच्छा भाई, अब यहाँ पे एक वापस से कंक्लूजन आया, प्लीज आप लोग बताएंगे कि क्या सही है या नहीं है। इधर प्लीज कंक्लूजन देखो, ये लाजमी होता है। इधर सर, वन ऑफ इवेंट दैट हैपेंस आफ्टर ईयर एंड आर नॉट एडजस्टिंग इवेंट बट डिस्क्लोज, but if material, okay, so then if material we will just show EOM, सही है, okay, and we check subsequent event till approval of FSZ so that the auditor also check till date of audit report or till they actually sign the report. Yes, हम कह रहे हैं कि भाई जब तक मैं रिपोर्ट को साइन नहीं कर लेता तब तक मैं सब्सिक्वेंट इवेंट को देखता रहूंगा, क्योंकि वहां तक की मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्लियर है भाई? चलें ओके, ये तो हो गया। तो सर ओपिनियन हम रिपोर्ट डेट तक के देते हैं? नहीं भाई, ओपिनियन हम पूरे फाइनेंशियल, देखो ये मिसकॉन्सेप्शन सही कर लो, ओपिनियन में 31 दिसंबर 2024 तक ही दूंगा, पर फजूल बात नहीं सुनना, इधर प्लीज फोकस, इधर नहीं, इधर पहले सुनना है। वो कह रही हैं कि सर ओपिनियन क्या मैं रिपोर्ट डेट तक देते हैं? गलत, ओपिनियन फाइनेंशियल ईयर एंड का देते हो, 31 दिसंबर 2024। अब आगे एक चीज सिखा रहा हूं इसलिए मैंने रोका, सुने, मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट डेट तक जो हालात वाकयात हुए हैं उनको देखो, हो सकता है उसमें से कोई हालात वाकयात ऐसा हो जिसका इंपैक्ट 31 दिसंबर 2024 पे हो, और नहीं भी हो तो डिस्क्लोजर मांगता हो। एग्रीड? क्योंकि आपने कहा है कि आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फ्रेमवर्क पे बनाए, और एप्लीकेबल फ्रेमवर्क आपको कहता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्ट होंगे, तो आप भी तो यही कर रहे हो।
कि सब्सिक्वेंट इवेंट को क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, एंड बिफोर एडजस्टमेंट आप उस रिपोर्ट को साइन नहीं कर रहे हो। ये लॉजिक है उसके पीछे। यानी आप, अगेन कह रहा हूं, सिंपल, आप ये चीज पे अभी भी कायद रहना कि आप रिपोर्ट डेट तक सिर्फ ये मेक श्योर कर रहे हो कि IAS 10 के हिसाब से जितने इवेंट एडजस्ट हो जाने चाहिए वो हो गए और जितने डिस्क्लोज होने चाहिए हो गए, क्योंकि वो जब फ्रेमवर्क के हिसाब से FS बना रहा है तो आप ऑडिट भी फ्रेमवर्क के हिसाब से कर रहे हो। तो ये फ्रेमवर्क वर्सेस फ्रेमवर्क है। क्लियर है, पक्की बात है। चलें सर, जब एक और सवाल आ गया भाई, सर जब ओनली मटेरियल इवेंट है FS में डिस्क्लोज होते हैं तो इस तरह तो ये बातें यूजर के लिए फंडामेंटल है और फिर ये सारे भी UM में आएंगे। अबे तो क्या हर कंपनी की आग लगेगी क्या? लाजमी है ईयर एंड के बाद कुछ ठुकना है या कुछ हो सकता है? अबे तो हो सकता है, अगर मटेरियल हुआ तो दे देना UM। अच्छा, एक चिंदी एम्प्लॉय ने केस किया हुआ था, बिलियन रुपीस की कंपनी है, वो 2 लाख रुपए कंपनी से मांग रहा है, कंपनी केस हार गई। कंपनी कह रही है जाओ मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही या मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही, इमटेरियल। तो भाई ऐसे तो बहुत से केसेस होंगे, आपने हर पे फोकस करना है या मटेरियल पे? मटेरियल पे। वो तो हमने जरा वो देखा हुआ भी है ना, हिसाब किताब मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट। रिपोर्ट इज इशूड फ्रॉम द प्रायर ईयर एंड टिल करंट ईयर एंड। रिपोर्ट इज इशूड फॉर द पीरियड एंड, जनवरी से लेके दिसंबर या जुलाई से लेके जून, ईयर एंड होना चाहिए आपका। चलें जी। अच्छा भाई, शाजिल अहमद कह रहे हैं मेरा सवाल मोहब्बत में, भाई क्या पूछ रहा है यार? सर क्विज वाले सवाल का उस लोन, याद अभी मैं तफरी क्या कर रहा हूँ, ये क्विज को लेके बैठ गया। भाई ये बताओ उसको यार, जल्दी इधर आओ। क्विज वाले सवाल का उस लोन, अब तू लिखता क्या ये भी नहीं समझ आ रहा ना। उसे लोन मिल गया हो बट हो सकता है कि वो कोई डेट कोवेनेंट ब्रीच करता, उसका पैसा अभी भी देना पड़े, प्लीज एक्सप्लेन। नहीं, ये कहना क्या चाह रहा है? नहीं, वो मुझे ये तो बताओ ना कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? आखिरी है ये, तीसरा है। मतलब वो असल में सुबह से तड़प रहा है, 5 बार उसने कॉपी पेस्ट किया, मैंने असल कर लेते हैं। हाँ जी, रीड कर ले जानी। एक मिनट जानी, बातें नहीं सुनने दो उसको। द कंपनीज Financial reporting framework is IFRS and the Companies Act 2017. However, the company has not made certain disclosures required by the Companies Act in relation to PPE. सही है, यानी पीपी के कुछ डिस्क्लोजर उसने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी जाते हुए कि भाई कहाँ सिचुएटेड है, कितने एकड़ पे मुश्तमिल है और कितना यूज होता है, व्हाटसोएवर। आगे, Additionally, the company's current liabilities exceed its current assets, and the statement of cash flows indicate that the loan repayment due on 1st February 24 could not be made from existing resources. ओके, यानी करंट हालात वाकयात ये बता रहे हैं कि करंट लायबिलिटी ज्यादा है, करंट एसेट्स और ड्यू होने वाली है इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अभी तक गोइंग कंसर्न का रिस्क आ गया है, ये बात आ रही है समझ? आगे जी। However, the company managed to repay the loan by obtaining new financing of PKR 200 million from a bank. सही है। अब हुआ क्या, ईयर एंड के बाद पैसे आ गए और तुम्हारी आंखों के सामने पे भी हो गए। तुमने रिपोर्ट साइन कर ली है या करोगे? तुम्हें हालात वाकयात पहले पता चल चुके हैं। आगे, The repayment of 40 million was made as scheduled, and the remaining balance of 160 million was also settled using the new financing. उसने पूरा लोन ही सेटल कर दिया, कहानी ही खत्म कर दी। आगे, The new loan includes a grace period of 2 years with 2 साल का ग्रेस पीरियड। पहले बताओ गोइंग कंसर्न है कंपनी? चस्सी मना क्यों कर रहे हो? उस पे अल्लाह बल्ला ये कह रहा है इधर। अच्छा भाई, कंपनी गोइंग कंसर्न है। दूसरा सवाल, क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी है? क्यों नहीं है भाई? शको शुबा आएगा भी तो बाद में देखेंगे, अभी उसका कोई यहाँ पे ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप कहते थे आप फिर भी देते हैं अगर हमें नहीं नहीं, तो अभी शक ही नहीं है ना। नहीं नहीं, देखो अगेन आप लोग यही जानबूझ के तो सवाल बनवाया कर। अल्लाह की कसम, मैंने कल जब मैसेज किया ना, मैं वाकई अल्लाह की कसम जिम में था, मैंने उसको बताया ये सवाल बना, फिर मैंने अपना इंटरनल कंट्रोल का सवाल बनाया जो आज नहीं करवा पाया मैं। हम उसमें साइकिल करने लग गए थे ना, वो वाली कैश वाली। मैंने उसको ये बोला तो ये डाल, बच्चे जानबूझ के हमेशा उससे लिंक करेंगे। मैंने कहा बच्चों को ये समझ आना चाहिए,
अनसर्टेनिटी प्लान्स के ऊपर होती है। क्या मेरा प्लान क्लियर है? देखो, रेशियोज खराब होना एक हालात वाकयात थे जो कि अंदेशा दे रहे थे कि मैं लोन रीपे, अब जो वजह थी वही खत्म हो गई, जो वजह थी और इंटायरिटी में खत्म हो गई। हां, अगर मैं ये कहता ना कि मैंने बैंक से लोन लिया है, अब इस बैंक का लोन अगले 6 महीने में पे होना है, अब होती अनसर्टेनिटी। बात समझ आई? तो अब मैंने जानबूझ के उसको कहा 1 साल भी नहीं डाली हो, ये फिर बहस करेंगे क्लास में। मैं कहा तू 2 साल पे ले जा, उसके बाद रीपेमेंट हो, उसके बाद बोला 2 साल का ग्रेस पीरियड है, और 2 साल के ग्रेस पीरियड का मतलब यह है कि 2 साल तक माफी है, आपको कुछ पे। अब आपसे पूछता हूं, जिस वजह से आप गोइंग कंसर्न का इशू कह रहे थे वो वजह सेटल हो गई? अच्छा, पर क्या उस वजह की सेटलमेंट में कोई अनसर्टेनिटी बची या वो भी गायब है? वो भी गायब है। तो इस केस में अभी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो वो कह रहा है सर मैं यही पूछ रहा हूं कि 2 साल ग्रेस पीरियड नहीं मिलता, और अगर आप वहीं मरे हुए होते उसी साल में, तो फिर अनसर्टेनिटी का मसला हो सकता था, अगर तो सारे प्रोसीजर परफॉर्म हो जाते। और अगर इसको यूं और रिवर्स कर दो, वो करो एक तो लोन सेटल हो गया और अगले 6 महीने में फिर ड्यू है जिसकी पेमेंट करने के फिर पैसे नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं, फिर गोइंग कंसर्न का ही मसला है, अनलेस के मुझे कोई शेयर होल्डर वगैरह या प्लान वगैरह से सपोर्ट ना मिल जाए। तो जैसे हालात वाकयात होंगे वैसा आपका कंक्लूजन होगा। शजील भाई क्लियर है? जानी जल्दी से, अल्लाह की कसम है तुझे बता। ओके जी, तो भैयान मैंने छुट्टी दी नहीं है। अच्छा, तो पहले ये बता दो, अदर मैटर क्लियर है? अच्छा, एक शर्त पे छुट्टी, इंटरनल कंट्रोल वाला करके आओगे सवाल, पक्का? और रिपोर्ट का अलग दूंगा एक। चलो ओके, डन, अल्लाह हाफिज।